हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS के बारे में और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है, पात्रता क्या होनी चाहिए ताकि आप CHS में एडमिशन ले पाएंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा था और मुझे कई सारे बच्चों ने जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं उन्होंने भी पूछा था भाई, कई सारे बच्चों ने कि सर ये बताइए कि मेरा मतलब उम्र इतना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ इतना है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं ऐसा तो नहीं कि मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा या फिर मैं एग्जाम देने से वंचित रह जाऊंगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है, ठीक है, या इससे बाहर जा रहा है, आपका एज जो है इससे बाहर चला जा रहा है, या फिर आपने कितने परसेंटेज आपको लेकर के आने हैं क्लास 8th में, क्लास 10th में, ठीक है, अगर आप 11th के लिए जा रहे हैं तब, और अगर आप 9th के लिए जा रहे हैं CHS के लिए तो 8th में कितना परसेंटेज होना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये बात समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी पूरी तैयारी जो है वो बेकार हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये बात आपको समझना कि अगर आपका मतलब मान लो कि कई बच्चे हैं एज से बाहर हो गए, 15 साल आपकी एज होनी चाहिए थी मैक्सिमम, लेकिन आपकी एज जो है 15 से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तब तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो वो कैसे पता चलेगा, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, वही सारी चीजें एक एक करके मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए, एलिजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो दो तरीके से CHS में एलिजिबिलिटी चेक होती है। जब आप देखो एग्जाम देने से पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी तो आप फॉर्म भरोगे, नहीं तो मान लो फॉर्म भर भी दिए आप तो फिर आपका हो जाएगा गड़बड़। क्या गड़बड़ हो जाएगा पता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो वहां पर मांगा ही जाता है फॉर्म भरते समय। हो सकता है उसी समय आप बाहर हो जाओ, या फिर आपने फॉर्म भर भी लिया, आपने तैयारी भी कर लिया, जब आप एग्जाम दोगे तो पता चलेगा कि आप मतलब कट ऑफ के अंदर आ भी गए, फिर भी पता चला कि आप यहाँ पे वंचित रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी था ही नहीं, और मुझे जहां तक पता है कि वो तो फॉर्म ही आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि वहां पर एज जो है वो मतलब डिफर कर जाएगा। जितना मतलब 13 से 15 साल चाहिए था क्लास 9th के लिए, तो वो अलग हो जाएगा। तो फिर आप कैसे फॉर्म भरोगे, ठीक है, उसमें आप फॉल नहीं करोगे। तो देखिए, एक एक चीज करके बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दो तरीके से एलिजिबिलिटी यहां पर चेक की जाती है। एक आपका यहां पर देखा जाता है कि आपका एज कितना है, ठीक है, यानी कि उम्र के बारे में यहां पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, उम्र के बारे में। दूसरा यहां पर पूछा जाता है किसके बारे में, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, शैक्षिक योग्यता कि आपने मतलब अगर आप 9th में जा रहे हैं तो 8th पास होनी चाहिए, अगर आप 11th के लिए जा रहे हैं तो आपको यहां पर 10th पास होना पड़ेगा। तो एक एक करके यहां पर चर्चा करते हैं और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो एजुकेशनल, अगर आप देखिए पहले आप कहां पर जा रहे हैं, क्लास यहां पर 9th के लिए, क्लास 9th के लिए। तो CHS 9th में जब आप पढ़ने के लिए अगर आप सपना देख रहे हो, आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आपने जो है फॉर्म अप्लाई करना, तो फॉर्म तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। अभी फॉर्म आया नहीं है, ठीक है, फॉर्म जैसे ही आएगा हम उसका अपडेट आपको दे देंगे। मिड फरवरी हमने आपको बताया है, जल्दी ही आने वाला है, आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक फॉर्म नहीं आया। अब जब फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा। तो कितना आप बताओगे, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होता है, कक्षा 8 पास होना चाहिए, ठीक है, 8th पास होना चाहिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। आपको जो है कक्षा 8 यहां पर पास करना पड़ेगा। बस पास करने की क्राइटेरिया है, इसमें कितना परसेंटेज लाना है ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपको 60% लाना है, 70% लाना है, आपको 80% लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पास हैं, अगर कक्षा 8 में आप पास हैं, और संयोग से सभी लोग तो पास हो ही जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो 8th अगर आप पास हो गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला जो है आपका यहां क्राइटेरिया तो फुलफिल हो जाएगा अगर आप पास हो गए हैं कक्षा 8, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया देखिए, एज देखिए, ठीक है, एज देखिए यहां पर। अब एज में होता क्या है कि एज कैलकुलेट किया जाता है कि आपका यहां पर एज जो है वो 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए, ना तो 13 साल से कम होना चाहिए और ना तो 15 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। इनके बीच में रहेगा तो फिर आपका काम चला जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर कैलकुलेट कब का करना है, क्या फॉर्म आएगा तब कैलकुलेट करेंगे, मतलब फॉर्म का डेट अभी आने वाला है, ठीक है, तो क्या फॉर्म अभी आने वाला है फरवरी में, तो क्या फरवरी तक के लिए हमको कैलकुलेट करना है 2024 तक का? नहीं, ठीक है, आपको यहां पर सितंबर 30 2024 तक के लिए यहां पर मतलब एक यहां पर मानक तिथि है, ठीक है, यहां पर, ताकि आप इससे कैलकुलेट करो, मतलब किसके बेसिस पर कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर सितंबर 30 ये डेट देखो, ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक आपका उम्र जो है वो 13 साल से कम नहीं होना चाहिए और 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 13 से 15 के बीच में है, कब तक, तो 30 सितंबर 2024 तक, ये डेट भी दे दिया गया है, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से बताया गया, CHS ने बहुत अच्छे से बताकर रखा है, BHU ने, ठीक है। तो ये 30 सितंबर 2024 तक
आपका यहाँ पर बात कर रहा है कि 13 साल से कम नहीं होना चाहिए और 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप और क्लियरिटी के साथ समझना चाहते हो, अभी नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है कि 30 सितंबर 2024 के आपने बता दिया, बट यहाँ पे देखो अगर डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि से देखोगे तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो जन्म तिथि कहता है कि आपका जन्म तिथि जो है वो 30 सितंबर 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप 2024 में जा रहे हो, ऑफ कोर्स ये 2024 के लिए हम बता रहे हैं, 23 के लिए अलग था, एक साल मतलब पीछे था, अब 25 के लिए अलग हो जाएगा, बट ये 2024 के लिए है, जो भी बच्चे 2024 में जा रहे हैं एग्जाम देने। तो 30 सितंबर 9 है ना, 30 सितंबर 2009, 30 सितंबर 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब आप सपोज करो अगर आप 29 सितंबर 2009 में अगर आपका जन्म तिथि है तो अब आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। किसी बच्चे का मान लो यहां पर कि ये 30/8 है, ठीक है 30 अगस्त है, 30 अगस्त 2009 है, तो वो भी वंचित रह जाएगा। वो भी अगर ये पता नहीं रहेगा, मान लो किसी बच्चे को 2009 यहाँ पर अगस्त में वो पैदा हुआ है, ठीक है, जन्म तिथि उसका अगस्त में है और वो सोच रहा है कि नहीं मुझे 9th में एडमिशन ले लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपका अगस्त में है और कहता क्या है यहाँ पर क्राइटेरिया कि आपका जन्म तिथि कब होना चाहिए, 30 सितंबर 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए। और होना कब तक का चाहिए? तो यहाँ पर 30 सितंबर 2011 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। जैसे 2 साल का गैप है ना, यहाँ पर देखो 13 से 15 2 साल का गैप है, तो वही देखो यहाँ पर 9, 2, 11 2 साल का यहाँ भी गैप दिखा रहा है। तो 30 सितंबर 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 सितंबर 2011 के बाद का नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? कि मान के चलो 2011 के बाद का है आपका, तो 2011 से 13 साल जोड़ोगे तो यहाँ पर 15 साल, 13 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा ना। यहाँ पर 13 साल जोड़ो, जैसे 13 साल से 15 साल होने चाहिए, तो 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर ये वाला डेट आप पहुंच जाओगे, ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक। उसी तरीके से 15 ईयर, तो ये देखो मिनिमम, मतलब यहाँ पर देखो इससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो 2009 में जो पैदा हुआ है उसके लिए 15 साल जब जोड़ोगे तो 15 साल यानी मैक्सिमम एज आपको जोड़ना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पर 9 में 15 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर इतना बस समझना है कि इस वाले डेट से आप देख लेना, मैच कर लेना अपना जन्म तिथि कि 30 सितंबर 2009 से आपका पहले का ना हो और 30 सितंबर 2011 के बाद का ना हो। बस इन दोनों के अगर बीच का है कोई तो काम चल जाएगा। मतलब 30 सितंबर 2009 से 30 सितंबर 2011 के बीच का है कोई डेट आप बर्थ आपका, तो आराम से आप यहाँ पर एज रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी आप फुलफिल करते हो तो आप आराम से जो है एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। दोनों क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम 11th की बात कर लेते हैं। तो क्लास 11th की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी दो प्रकार से वही एजुकेशनल और एज, ठीक है। तो देखो 8th क्लास में तो 9th के लिए तो सिर्फ आपको पास होना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम में अगर जा रहे हो आप एग्जाम देने, ठीक है, एजुकेशनल देख लो पहले तो आप ये समझ लो कि 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, लेकिन 10th बस पास होने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि 9th वाले में चल जा रहा था, 8th अगर आप पास हैं तो काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम में अगर आप जा रहे हो, मतलब अगर आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम आपने चुना है, तो वहां पर आपको 60% मतलब टोटल जो मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो अगर 500 का पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें से 60%, ठीक है, 300 नंबर तो आपका यहां पर होना ही होना चाहिए, 60%, ठीक है, 300 नंबर होना चाहिए। 300 नंबर से शायद 500 का ही होता है ना, हाँ 10th में, हाँ 10th में नहीं 10th में तो 600 का होता है, ठीक है, 10th में 600 का होता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर आप 60% से यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए, 60% से क्या कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स है 60% होने ही चाहिए। ये किसकी बात करें? क्लास 10th में, क्लास 10th में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम में आप यहां पर एग्जाम दे सकते हो। और साथ ही साथ और अलग अलग हम देखें तो मैथ्स और साइंस का जो पेपर होता है, मैथ्स का पेपर मान लो 100 नंबर का और साइंस का 100 नंबर का, तो उसमें से 55 नंबर से आपका कम नहीं होना चाहिए, 55% नंबर होने ही होने चाहिए, ये मिनिमम है 55%। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब कि टोटल मार्क्स कक्षा 10 में अगर आप मैथ्स और बायो के लिए अगर आप यहां पर देना चाहते हो एग्जाम, तो कक्षा 10 में 60% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैथ्स और साइंस में, मैथ्स के पेपर में और साइंस के पेपर में यहां पर 55% नंबर से कम नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से आप ग्रेड में भी अपना कैलकुलेट कर लेना, मतलब 55% से आपका नंबर कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कॉमर्स के लिए देखें तो यहां पर है कि यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तो कुछ नहीं बताया गया, बट इतना है कि आपको 55% लाना होगा। किसमें? क्लास 10th में 55% होना ही चाहिए। और ईश्वर की कृपा से और आप इतना मतलब कम भी मेहनत करोगे तो इतना नंबर तो आजकल आ ही जाते हैं, मतलब पहला क्वालिफिकेशन तो आप फुलफिल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्ट्स में तो और सिंपल है,
बस आपको पास होना पड़ेगा, मतलब 55% हो, 60% हो, बस आप पास हो, 33.5% है, आराम से आप यहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हो, मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन लेने के लिए तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। एज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 18 ईयर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 18 साल। अगर 18 साल से अगर आप ज्यादा हो गए, सपोज करो कोई 19 साल का हो गया है, तो अब वो पेपर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो 18 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए, ठीक है। कम अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा अगर 16 साल का है तो वो दे सकता है, कोई 17 साल का है तो वो भी दे सकता है। लेकिन अगर 18 साल से ज्यादा हो गया, 18 साल 1 महीना हो गया, तो फिर आप 11th के लिए एग्जाम देने में यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, एलिजिबल नहीं होगे। तो अब कब तक? इसमें भी वही है, 30 सितंबर 2024 तक। तो 30 सितंबर 2024 तक आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो आपका उम्र यहाँ पर 18 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो काम चल जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर आप जानना चाहो तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 2006, ठीक है, 30 सितंबर 2006 के बाद का होगा उनका चलेगा। लेकिन अगर 30 सितंबर 2006 के पहले का है तो फिर आप यहां पर एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर पहले का है तो उसमें 18 साल जोड़ोगे ना, तो फिर आप मतलब आप 18 साल नहीं, मतलब आपका उम्र जो है 18 साल से ज्यादा हो जाएगा। मान लो कोई 2005 में जन्मा होगा तो 30 सितंबर 2024 तक उसका उम्र तो 19 साल हो जाएगा, तब तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपका 2006 में जन्म हुआ है, कब? 30 सितंबर 2006 से अगर आप पहले के नहीं है, वो डेट भी यहां पर दिया हुआ है कि 30 सितंबर 2006 से अगर आप पहले के नहीं है तो आप यहां पर एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर 30 सितंबर 2006 के, ठीक है, बाद के हो तो यहां पर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, बट बात यहां पर समझ लो कि 30 सितंबर 2006 के पहले का नहीं होना चाहिए, फाइनल बात यह है। इसके बाद का होगा तो काम चल जाएगा। 18 साल यहां पर आपका उम्र मैक्सिमम एज होना चाहिए। अगर 18 साल से ज्यादा हो गया तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो ये तो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता दिया कि कोई भी बच्चा अगर आप एग्जाम अगर देना चाहते हो, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो इन सारे क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर कुछ भी अगर इसमें से मिस हो रहा है तो फिर आप यहां पर एग्जाम नहीं दे पाओगे, चाहे आपके कितनी भी तैयारी रहे, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहां पर ये सारी बातें रही। और साथ ही साथ अगर देखो यहां पर ये तो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, मतलब मिनिमम इतना आपके पास होना चाहिए सारी चीजें, लेकिन एग्जाम इससे क्रैक नहीं होता है। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको करनी पड़ती है बेहतरीन तैयारी, और बेहतरीन तैयारी हम लोग करवाते हैं हमारे साथ मिल करके। आप यहां पर सेफ्टी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके आप हमारे साथ मिल करके यहां पर तैयारी कर सकते हो बेहतरीन फैकल्टी के साथ। और कई सारे बच्चे जो है आपके साथ ही तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और कॉल करके जो भी समस्या आ रही है आप यहां पर बात कर सकते हो। और चाहो तो सेफ्टी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और बिल्कुल यहां पर आसान तरीके से तैयारी कर सकते हो। अभी 2 महीने का लगभग टाइम है आपके पास, ठीक है। जनवरी तो बीती गया है, फरवरी है और मार्च है, और अप्रैल के 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम होना ही है। तो वही समझो कि अब मतलब 2.5 महीने के आसपास ही बचा है। हालांकि 2.5 महीने तैयारी के लिए बहुत इनफ होता है। हमारे साथ जुड़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिए।